हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हम बात व्याधि के अंदर बात करते हैं ग्रंथिरसी रोग, जिसको मॉडर्न में सियाटिका से कोरिलेट किया गया है। ये जो डिजीज है, ये आपसे इसका बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क्स के अंदर ये पूछी जा सकती है। ठीक है, तो होता क्या है इसके अंदर कि जो सियाटिका नर्व यानी कि ग्रंथिरसी जो नाड़ी है, अगर उस पर किसी वजह से दबाव पड़ता है या प्रेशर पड़ता है, तो सियाटिका नाड़ी पर दबाव पड़ने के कारण रोगी को एक तरफ के पैर में कटी प्रदेश से यानी कि कमर से लेके और पैर की उंगलियों तक तीव्र शूल की अनुभूति अगर होती है, तो उसको हम ग्रंथिरसी रोग कहते हैं। यानी कि स्फिक प्रदेश वही कटी प्रदेश से वेदना प्रारंभ होकर पैर के पीछे की साइड से पृष्ठ भाग से होते हुए और पूरे उंगलियों तक जाती है, पैर तक जाती है, फुट रीजन तक जाती है, उसको हम ग्रंथिरसी रोग कहते हैं। तो पेन इसमें क्रमशः आपको क्रम याद रखना है कि पहले कमर में होगा, फिर थाई यानी कि उरु प्रदेश में, फिर घुटने में आएगा, फिर जो जंघा रीजन है पिंडली उसमें होगा, फिर पैर तक आएगा, उंगली तक आएगा। उस रोग को ग्रंथिरसी कहते हैं। निदान सारे वही बात प्रकोपक रहेंगे। या बहुत कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पैदल चलता है, तो पैदल चलने से हो सकता है पैर पर नर्व पर आघात हो जाए, या कोई बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी जो बेड है उन पर सोता है, मृदु शैया पर सोने पर या मृदु आसन पर बहुत देर तक बैठने से नर्व क्रैश हो जाती है, तो उस वजह से ही ग्रंथिरसी रोग हो सकता है। संप्राप्ति क्या रहेगी? वात प्रकोपक निदान का सेवन किया। वात के साथ साथ कभी कभी इसमें कफ दोष भी प्रकोपित हो सकता है। उसके कारण धमनी, शिरा, नाड़ी आदि में वात का आवरण होता है, और वायु कहाँ पर अधिष्ठित होती है? वही धमनी, शिरा, नाड़ी में अधिष्ठित होगी, और तीनों पहले वाली धातुओं को दूषित करके ग्रंथिरसी रोग करती है। ग्रंथिरसी जो नाड़ी है वो स्फिग प्रदेश से ही निकलती है। जो सियाटिका जो कहाँ सैक्रल रीजन की नर्व है, सैक्रल प्लेक्सस से निकलेगी। ठीक है, तो ग्रंथिरसी नाड़ी स्फिग प्रदेश से निकलती है, दोनों पैरों तक नीचे तक जाती है। जिस तरफ की नाड़ी पर दबाव पड़ेगा उसी पैर में सुई से बोने के समान पीड़ा होती है। सामान्य लक्षण क्या रहेंगे? स्फिग प्रदेश से वेदना आरंभ होगी। वेदना क्रमशः कटी, पृष्ठ, उरु, जानु, वही क्रम याद रखना है। पैर में स्टिफनेस रहेगी वायु के कारण। सुई चुभोने जैसी वेदना और स्पंदन उसमें होता है। भेद याद रखने आईपीसीटी में पूछे जाते हैं। एक तो होती है वातज ग्रंथिरसी और दूसरी होती है वात कफज। तो वातज वाली में क्या होगा? सुई चुभोने के समान वेदना होती है, शरीर में टेढ़ापन होता है, कटी और उरु संधि में स्तंभ होता है। वात कफ वाली में कफ का इन्वॉल्वमेंट इसलिए भारीपन भी रहेगा, अग्निमांद्य और कफ वाले लक्षण तंद्रा, लाला, स्राव, ये सारे लक्षण उसके अंदर आएंगे। और क्या होगा? चिकित्सा सिद्धांत की जब बात करें, इंपॉर्टेंट है, कोटेशन याद रखना है चिकित्सा सिद्धांत का इसका। अंतरा कंडरा गुल्फम शिरा बस्ती अग्नि कर्मचा, यानी कि कंडरा व गुल्फ के बीच की अंतरा, अंतरा कंडरा गुल्फ, कंडरा और गुल्फ के बीच की शिरा में वेदन कराना है, वही अग्निकर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका चिकित्सा सिद्धांत आपको याद रखना है। ठीक है, तो स्नेहन कराएंगे, स्वेदन कराएंगे। स्वेदन में आप नाड़ी स्वेद, पत्र पोटली स्वेद करा सकते हो, और शिरा का वेदन अग्निकर्म तो कराना ही है। वात के शमन के लिए अनुवासन निरुबस्ती का अल्टरनेट फॉर्म में प्रयोग करना है, और वमन विरेचन कराने के बाद आपको स्नेह बस्ती देनी है। चिकित्सा में सबसे पहले निदान प्रबंधन के मृदु शैया पे सोने सो रहा है तो पहले वो बंद करो। शोधन में प्रसारणी तेल, महाविष्कर तेल से बाह्य अभ्यंग करना है। वातर द्रव्यों से स्वेदन कराना है। ठीक है, अगर वात कफज ग्रंथिरसी है तो उसमें पहले कफ के शमन के लिए हमें रुक्ष स्वेदन कराना पड़ेगा और बालों का स्वेद कराना पड़ेगा। सेंधवादी तेल की अनुवासन बस्ती देनी है, कफ का शमन में भी हेल्प करेगी। और प्योर अगर वातज है तो एरंड मूलाधिक्वात की निरुबस्ती दे सकते हो। अगर विबंध है ग्रंथिरसी के अंदर तो आपको विरेचन कराना पड़ेगा। चिकित्सा पत्र इसका अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आया तो यहाँ पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले निदान परिवर्जन किया। प्रातः के लिए एक योग तैयार कीजिए, जिसमें एक गुग्गुलू, शूलनाशक बेस्ट गुग्गुलू, रासनादिक गुग्गुलू, एक अग्निवर्धक बटी, क्योंकि अग्निमांद्य हो सकता है वात के प्रकोप के कारण, तो अग्नितुंडक रस दे दिया। समीर पन्नग रस, इनको मधु से या निर्गुंडी पत्र के स्वरस से सुबह शाम देना है। फिर दीपन पाचन के लिए अजमोदादि चूर्ण, शंखभस्म दे दीजिए। भोजन के बाद बल्य अरिष्ट दे दीजिए, अश्वगंधा अरिष्ट है, दशमूला अरिष्ट है। और रसोन जो होता है वात के शमन में बेस्ट होता है, तो रसोन क्षीरपाक का, एरंड मूलाधिक्वात का। और रात्रि में एक विरेचक जो ऑयल है एरंड स्नेह, उसका प्रयोग कर सकते हो। पंचकर्म में आप सेंधवादी तेल का अभ्यंग करा सकते हो, नाड़ी स्वेदन करा सकते हो। ठीक बात। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है अर्धित रोग। अर्धित रोग में क्या होगा?
अर्धयति पीड़यति इति अर्थतः, यानी कि जिसमें मुख के आधे भाग में, यानी कि जैसे ये पूरा मुख है, ठीक है, यहाँ पे नाक होगी, ये दोनों आँख हो गई, ये लिप्स हो गई, ये ईयर हो गए, तो जिसमें मुंह का ये आधा पार्ट इन्वॉल्व हो उसको हम क्या कहते हैं, अर्धित कहते हैं। तो वह रोग जिसमें मुंह के आधे भाग में टेढ़ापन और पेन हो उसे अर्धित कहेंगे। निदान क्या रहेगा, अब मुंह से बहुत जोर जोर से जो बोल रहा है तो अचानक से वात का प्रकोप होता है और स्तंभ हो सकता है, या बहुत ज़्यादा कठिन पदार्थों का वजह से अखरोट को फोड़ने की कोशिश की जाए, या बहुत ज़्यादा हंस रहा है, बार बार जरम्बा कर रहा है, या सिर पर बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठा लिया, या विषम स्थान पर शयन करता है, तो यहाँ पे वात का प्रकोप होगा और मुख में एकदम स्तंभ और जकड़ाहट या अनुग्रह, वो सारे यहाँ पर लक्षण आपको मिल जाएंगे। पूर्व रूप क्या आता है कि मुंह पर रोमहर्ष होगा, एकदम कंपन होता है, आंखों में पानी आ जाता है, आविल नेत्रता होगी, गर्दन जकड़ जाती है और हनुस्तंभ होता है। संप्राप्ति में क्या रहेगा, निदान सेवन किया वात दोष का प्रकोप होगा। वात प्रकोपित होकर के सिर में, नासा में, हनु में, ललाट में, नेत्र की संधियों में स्थित होकर के इन सबको क्या कर देगी, टेढ़ा कर देगी और आधे मुख में वेदना करेगी, उसे अर्धित रोग कहते हैं। इसके लक्षण इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। मुंह एक तरफ से टेढ़ा हो जाएगा, नेत्र पर, ललाट पर ओष्ठ और जीवा एक तरफ से टेढ़ी हो जाएंगी, मतलब जिस भी तरह इन्वॉल्वमेंट होगा अर्धित में वो तरफ का मुंह टेढ़ा हो जाएगा। वाणी का अवरोध हो जाएगा, आंखें स्तब्ध रह जाएंगी, सिर में कंपन होगा, जो भी नोज इन्वॉल्व होगी जिस तरफ की उस तरफ से गंध का ज्ञान नहीं होगा, नींद, सो नहीं पाएगा, भय रहेगा, मुंह टेढ़ा रहता है, मुंह खुला हुआ रहता है, आंख खुली हुई रहती है, तो निद्रा में भय रहेगा उसको, रोगी बोल नहीं पाता है, मुंह के प्रभावित भाग से क्या है, स्टीवन, मून लाइक फेस हो जाता है ना, इसमें ये भी याद रखना है, बेल्स पाल्सी या फेशियल पैरालिसिस भी कहते हैं इसको हम। तो जो भी पार्ट मुंह का, जैसे एक तरफ के लिप्स खुले हुए हैं तो उस तरफ से निश्चित थूक आता रहेगा, अन्न जल गिरता रहेगा, यानी कि सलाइवेशन कंटिन्यू चलता रहता है, छींक नहीं आएंगी, स्वर भ्रंश होगा और श्रवण शक्ति का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। भेद इसके देखें तो तीन भेद होते हैं, वातज, पित्तज, कफज। वातज वाले में लाला स्राव ज्यादा होगा, कंपन होगा, वाग्रह, अनुग्रह, और पित्तज वाले में मुंह पीले वर्ण का हो जाएगा, ज्वर प्रभासा होगा। कफ वाले में गाल, सिर, अन्य इन सब में क्या होगा, शोथ होगा। फिर उसके बाद आती है इसकी साध्य साध्यता, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एआईपीसीटी में पूछा जाता है। 3 वर्ष पुराना अर्धित असाध्य होता है। 3 वर्ष से पहले पहले सारे साध्य हैं, 3 वर्ष से अगर ज्यादा हो गया है तो वो अर्धित की ओर नहीं किया जा सकता। और मुंह से निरंतर श्राव होता रहता है, वो भी अर्धित कैसा होता है, असाध्य होता है। चिकित्सा सिद्धांत में कोटेशन आपको याद करना है, अर्धिते नावनम मूर्धनि तैलम तर्पणम मेव च नाड़ी श्वेद उपनः जापी आनुपपिशिते हिता, यानी कि नश्य दोगे, नावन सबसे पहले नश्य करवाएंगे, मूर्धा यानी कि सिर पर अभ्यंग करवाएंगे, नाड़ी से स्वेदन करवाएंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट आनूप जीवों के मांस का उपना बांधते हैं मुंह पर। मुंह पर उपना किसका बांधेंगे, जो आनूप जलीय जीव है उनके मांस का उपना बांधते हैं। तो अर्धित में नश्य करवाएंगे, मस्तिष्क पर तेल की मालिश, संतर्पक आहार का सेवन, ठीक है, नाड़ी श्वेद, आनुप पशु पक्षियों के मांस से उपना बांधना चाहिए, और वातारी गुग्गुलू इसमें श्रेष्ठ होता है। शोधन में वही वातनाशक स्नेहपान है, बाह्य अभ्यंग व नाड़ी श्वेद का प्रयोग करना है। शोफ अगर हो रहा है तो वमन, विरेचन, रक्तमुक्षण, ये सारी चिकित्सा करवानी है। और वही एक इसके लिए आपको जो व्यवस्था पत्र तैयार करना पड़ेगा, जिसमें वातारी गुग्गुलू दे सकते हो, एक तो गुग्गुलू तो देना ही देना है, योगराज गुग्गुलू के साथ एक योग मिला के दे दिया, रसराज रस, समीर पन्नक रस, और बल्य अरिष्ट यानी कि बलारिष्ट, दशमूलारिष्ट या अश्वगंधारिष्ट वो भी दे सकते हो, एरंड पाक दे सकते हैं, रात्रि में हरित की चूर्ण विरेचन के लिए दे सकते हो, सारे पथ्य का पालन करना पड़ेगा। तो ये था आपका यहाँ पर वर्धित रोग, ठीक है। उसके बाद इसमें एक डिजीज और बची हुई है अपनी, चलिए इसके साथ ही हम बात करते हैं इसके अंदर पार्किंसंस की। ये 5 मार्क्स में 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। पार्किंसंस का मैंने आपको बता दिया, इसको आयुर्वेद में किसी को रिलेट करते हैं हम कंपवात से, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको कंपवात और पार्किंसंस दोनों साथ साथ लिख के आने पड़ेंगे। डेफिनेशन क्या है, पार्किंसंस इट इज अ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट ऑफन इम्पेयर्ड मोटर स्किल्स, स्पीच एंड अदर फंक्शन। तो सीएनएस से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है, चाहे वो बोलना हो, जितने भी मोटर फंक्शन है, चाहे वो बोलना हो या मूवमेंट हो,
या कोई भी फंक्शन, उन सब के अंदर क्या हो जाता है, इम्पेयरमेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम में धीरे-धीरे डिजेनरेशन शुरू हो जाता है। ऑल्सो नोन एज शेकिंग पाल्सी, तो दूसरा नाम इसका शेकिंग पाल्सी भी है। तो इसके अंदर होता क्या है, जितने भी सीएनएस से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं, उनमें न्यूरॉन्स में डिजेनरेशन होने की वजह से उन फंक्शंस में इम्पेयरमेंट हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, पार्किंसंस कहते हैं। कारण क्या है, अगर किसी व्यक्ति में डोपामिन की डेफिशिएंसी है, उसके साथ साथ एसिटाइलकोलिन की डेफिशिएंसी है, तो उन पेशेंट्स के अंदर पार्किंसंस होता है। या किसी को ट्रॉमा हुआ हो, हेड का, हेड इंजरी हुई हो, या कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में, वहाँ पे भी पार्किंसंस डिजीज के चांसेस, या रेसरपाइन या हेलोपेरिडोल, ये जो ड्रग्स है इनका कोई यूज किया हो, या किन्हीं किन्हीं घरों में हेरिडिटी की वजह से भी पार्किंसंस होता है। इनिशियली इसके सिम्टम यूनिलैटरल, यानी कि एक तरफ आएंगे, धीरे धीरे ये पूरी बॉडी यानी कि बायलैटरल हो जाते हैं। सिम्टम क्या आएंगे, जनरल फीलिंग ऑफ स्टिफनेस, पूरी बॉडी जकड़ जाती है, एंड माइल्ड मस्कुलर पेन, हल्का हल्का मसल पेन होता है, और धीरे धीरे बॉडी में स्टिफनेस बढ़ती जाती है। फेस कैसा हो जाता है, एक्सप्रेशन लेस, कुछ भी बोलोगे ना हंसेगा ना रोएगा, किसी भी तरीके एक्सप्रेशन नहीं होते हैं। मास्क, जैसे मास्क लगाने पर कुछ भी पता नहीं चलता है ना, व्यक्ति रो रहा है हंस रहा है, तो बिल्कुल मास्क लाइक फेस हो जाएगा, एक्सप्रेशन लेस। इनफ्रिक्वेंट ब्लिंकिंग ऑफ आई, बार बार पलकों को झपकाएगा। मस्कुलर रिजिडिटी हो जाती है पूरी बॉडी में, स्पेशली फेस पर। पेशेंट स्टैंड विद हेड फिक्स, हेड मूवमेंट नहीं होगा, जैसे अपन जो है गर्दन को मूव कर सकते हैं, पार्किंसंस में वो हेड को मूव नहीं करा पाएगा, हेड फिक्स हो जाता है। शोल्डर ऐसे गिरे हुए से हो जाते हैं ना, कंधे एकदम लटके हुए, शोल्डर स्टेप्ड, एंड स्पाइन आर्क, जो स्पाइन है उसकी आगे की तरफ बेंड हो जाती है, फॉरवर्ड बेंड हो जाती है। जो उसकी चाल है वो बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर इम्पल्स नहीं आ रहे हैं ना, मोटर इम्पल्स प्रॉपर टाइम पे नहीं आ रहे हैं, तो चाल उसकी स्लो हो जाएगी, गेट स्लो हो जाती है। मूव्स विदाउट स्विंगिंग, हम कभी देखना कोई भी नॉर्मल व्यक्ति है, आप सभी हो, मैं, सब कुछ, जब भी चलते हैं तो हमारे हाथों का मूवमेंट होता है, क्योंकि अपना अपोजिट साइड का जो ब्रेन है वो अपोजिट साइड की बॉडी को बैलेंस करता है। पार्किंसंस में ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है, प्रॉपर न्यूरॉन मैसेज ही नहीं दे पा रहे हैं, तो आर्म स्विंग नहीं होती है, जब चलेगा तो बॉडी स्टिफ रहती है इसकी। ठीक है, इसमें 4 मेन फीचर आपको देखने को मिलेंगे, जिनको आपको याद रखना है, STAR, स्टार से। सलाइवेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, S फॉर एक्सेसिव सलाइवेशन, T फॉर ट्रिमर्स, ठीक है, और A फॉर अकाइनेज, यानी कि मूवमेंट स्लो हो जाता है, और R फॉर रिजिडिटी। तो स्टार ही मेन साइन है पार्किंसन को पहचानने का। स्टार आपको याद रखना है, सलाइवेशन ज़्यादा होगा, ट्रिमर्स आते हैं, अकाइनेज, मूवमेंट स्लो हो जाता है, और रिजिडिटी। ठीक है, मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है, इतना सफिशियंट है। मैनेजमेंट कैसे करोगे, डोपामिन की डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है, तो डोपामिन एगोनिस्ट जैसे लीवोडोपा है, ब्रोमोक्रिप्टिन है, ये आपको देनी है। एसिटाइलकोलिन की वजह से इम्पेयरमेंट से हो रहा है, तो एसिटाइलकोलिनर्जिक ड्रग्स है, जैसे नियोस्टिकमाइन है, जो कि कुचला का जो है एल्कलॉइड है, उसको देना है आपको। एंटी ट्रिमस में आप प्रेडनिसोलोन है, प्रिविडोन है, प्रोपोपोल है, इनको दे सकते हो। और एंटी डिप्रेसेंट में आपको सेटेलोप्राइम है, ट्रिप्टेलिन है, इनका प्रयोग कर सकते हो आप। और गाबापेंटिन मस्कुलर पेन के लिए आपको यूज करनी है। तो इस तरीके से आप इसको ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज बात करते हैं उर्विसम की।